स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ज़रूरत क्या है। ज़रूरत यह है कि पावर जनरेशन और कंजम्पशन बहुत दूर हो सकता है, यानी कि कोई प्लांट कहीं यहाँ पे बिजली बना रहा है, उसका खपत यहाँ पे हो सकता है। और ये सब दूरी 100 किलोमीटर से स्टार्ट होके आराम से कई हज़ार किलोमीटर तक जा सकता है। मतलब पूरा देश की ही बात हो रही है। तो यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। ये भारत का कितना सारा इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स है, मतलब ये सब एरिया इंडिपेंडेंस है। तो हिसाब ये समझिए कि हम लोग बिजली दूर भेजना चाहते हैं। तो दूर भेजने के लिए हम लोग वोल्टेज बढ़ा देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा बढ़ाने के लिए साहब ये समझिए कि पावर का जो इक्वेशन है, यानी आई स्क्वायर आर जिसे कहते हैं, यानी कि ये पावर इक्वल्स आई स्क्वायर आर, इसमें ट्रिक है। ट्रिक ये है कि अगर आप सोचोगे तार मोटा करते हैं, ज़्यादा बिजली इधर से जाए, वो बात सही है, लेकिन आप देखेंगे कि इक्वेशन में आर सिर्फ आर है, मतलब रेजिस्टेंस। आप घटाओगे वो घटेगा, लेकिन अगर आप करंट घटाओगे यानी एम्प्स घटाओगे तो वो स्क्वायर में भागेगा। यानी कि अगर एम्स को आप 10 गुना कम कर देते हैं, टोटल इक्वेशन में लॉस जो है आपका वो 100 गुना घटेगा, क्योंकि वो उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा रहा है। इसीलिए करंट को जितना घटाया जा सके उस पे उतना मेहनत किया जाता है। तो हिसाब वही समझिए कि वोल्टेज बढ़ाइए, करंट घटाइए, वो तार का जो लॉस है वो कम हो जाता है और उसके बाद बल्ले बल्ले रहिए। और हिसाब ये समझिए कि हम लोग हर चीज़ को कनेक्ट करना चाहते हैं। ये इंडिया का ये है, लेकिन मतलब टारगेट इंडियन गवर्नमेंट का भी है कि इसमें आधे से ज़्यादा कनेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि फ़ायदा ये होता है ना कि अभी अगर किसी को एनर्जी भेजना है तो कुछ कुछ डेडिकेटेड लिंक इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बार बार जो बताता हूँ, आगरा का जो HVDC लिंक है वो यहाँ से बिजली उठा के यहाँ डाल देगा, फिर इधर से एक दो ठो इधर जाएगा, एक ठो इधर। मतलब ये पूरा इंटरकनेक्टेड ढंग से नहीं है। मतलब कि अगर कहीं यहाँ पे जैसे शॉर्टेज हुआ था कोयला के टाइम, बहुत सारे प्लांट्स थे जिनके पास था स्पेयर कैपेसिटी कि नहीं सर आपको चाहिए तो हम देते, एटलीस्ट रात को दे देते। दिन में तो समझिए ये लोग ऑलमोस्ट पीक पे रहते हैं, लेकिन रात के टाइम में एटलीस्ट ये सब जगह में रात को बिजली की कटौती नहीं होती। और मतलब समझे लोगों के लिए अच्छा रहता है कि भाई एटलीस्ट रात को बिजली आ जाएगा। वो नहीं कर पाते, कनेक्शन ही नहीं है वैसा। तो हर कोई चाहता है हर चीज़ को कनेक्ट करने का। तो हिसाब वो समझिए ये एक रिक्वायरमेंट है, देश की सुरक्षा के लिए एक रिक्वायरमेंट है। और फिर ये समझिए रिन्यूएबल्स जितना लोगों को चाहिए, आपके पास और तो कोई ऑप्शन है नहीं, आपको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि सोलर कभी यहाँ चल रहा है, कभी यहाँ चल रहा है, कभी आपका विंड इधर चलने लगेगा, कभी आपका टाइडल इधर आने लग जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए जोड़ना ज़रूरी है। तब आता है इसके थोड़े डिटेल में। तो डिटेल में ये समझिए कि सबसे बड़ा फजीयत वाला चीज़ जो है सप्लाई और डिमांड है। सप्लाई और डिमांड एकदम सेम होना चाहिए। ग्रिड का इनर्शिया जो है वो लिंक्ड है। तो इसका इनर्शिया का मतलब क्या हो रहा है, जो रोटेटिंग मास है, यानी कि जो आपके पावर प्लांट्स में टरबाइन है वो घूम रहा है, वो एक शाफ्ट घूम रहा है, शाफ्ट एक जनरेटर से फिजिकली जुड़ा हुआ वो घूम रहा है, तो वो एक इनर्शिया डालता है। वो इनर्शिया ग्रिड को स्टेबलाइज करता है। लेकिन वो साइड इफेक्ट भी है कि वो ग्रिड को बांध के रख दिया है, तो यानी कि ज़्यादा हूहा नहीं बर्दाश्त करेगा। मतलब कर सकते हैं आप हुआ, लेकिन वो सर्किट ब्रेकर ट्रिप करके उसको आइसोलेट कर देगा। तो हिसाब वही रहता है कि बैलेंस एकदम रखना चाहिए कि जितना अगर 500 मेगावाट प्रोड्यूस हो रहा है तो 500 खपत हो रहा है, 600 खपत आने लगता है तो सीधे 600 बनाना पड़ेगा या तो कट करना पड़ेगा। तो हिसाब ये रहता है ग्रिड को स्टेबल रखने के लिए ज़रूरी है कि सप्लाई और डिमांड एकदम एक दूसरे के आगे पीछे चलता रहे, एकदम बैलेंस, जितना बढ़िया बैलेंस उतना बल्ले बल्ले। और ये सब मतलब ग्रिड ऑपरेटर कैसे देखते हैं, ग्रिड ऑपरेटर जनरली फोकस करते हैं हर्ट्स पे। यानी कि जो हर्ट्स है अगर 50 हर्ट्स से नीचे जाने लगा, यानी मान लीजिए 49.9 आने लगा, तो उनको पता है कि ग्रिड में खपत ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे या किसी किसी एरिया में कट डाउन कर देंगे। इसका उल्टा भी होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टील प्लांट था एकदम बम बम बिजली खा रहा था, फिर उनका शिफ्ट बंद होने का टाइम हो गया कि हाँ भैया सब लोग बंद करो, फर्नेस जैसे बंद के 10-20 मेगावाट का लोड गायब हो गया ग्रिड से, आरपीएम भागने लगेगा जनरेटर सबका थोड़ा देर के लिए, तो वो देखेंगे 50.1 आ गया हर्ट्स। तो हिसाब वही होगा कि भैया टोन डाउन करो पावर प्लांट को। तो ये ऐसे ऐसे करके बैलेंस किया जाता है। और जितने भी लिंक्स हैं, जितने भी लाइन आप देखते हैं, वो कभी 100% नहीं रखा जाता। बाय डिज़ाइन है कि वो कभी 100% नहीं चलेगा। मतलब कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया जा सके, लेकिन वो भी रखेंगे कि थोड़ा-सा रखो, थोड़ा-सा कंजर्वेटिव रहो। और वो कारण ये रहता है कि सबको पता है ग्रिड कभी ना कभी कुछ ना कुछ बिगड़ता है। कभी ये पावर प्लांट मेंटेनेंस के लिए बंद होता है, कभी पावर को रीराउट किया जाता है, कभी ओवर सप्लाई होती है, कभी अंडर सप्लाई होती है। ये सब होता रहता है, हर ग्रिड में होता रहता है। तो बात ये है कि जितने भी पाइप बनाए गए हैं, जितने इंटरलिंक पाइप्स हैं, ये सबको ऐसे बनाया जाता है कि देखिए भैया थोड़ा सा आप स्पेयर रखिए, थोड़ा सा एनर्जी रखिए कि कभी भारत को जरूरत पड़ जाए तो आपका लोड बढ़ाया जा सके और आप सुहा ना हो जाओ। क्योंकि अगर आप 100% रहो, उस टाइम आपने किसी कारण से एक्स्ट्रा ग्रिड पे लोड पड़ा और हम आपके लिए बोले कि भैया एक्सेस कैपेसिटी इधर डिस्पैच करो, आप तो स्वाहा हो जाइएगा 100%। तो इसीलिए कोशिश की जाती है कि सारा ग्रिड जो है उसमें जितने भी लिंक्स हैं वो हमेशा थोड़ा सा बफर रखे रहें अपने पास, ताकि स्पाइक को संभाल सकें। और अगर हुआ कि भैया रीराउट करो, अच्छा ये प्लांट बंद किया जा रहा है मेंटेनेंस के लिए, भैया इधर से ई वाले लिंक से रीराउट कर दो, तो 100% पे कभी नहीं रखा जाता, हमेशा थोड़ा सा बफर रखा जाता है रिकवरी के लिए और रीराउट के लिए।
और साहब ये समझिए कि आप सोचते हो ना कि मैंने बताया कि करंट घटाते जाओ और लॉस एकदम कम हो जाता है। सुपर कंडक्टर तो प्रैक्टिकल नहीं है उतना, तो शांति से और करंट घटा दो और वोल्टेज बढ़ा दो। बात है कि वोल्टेज से स्ट्रेस पड़ता है चीज़ों पे। अब बोलेंगे वोल्टेज से क्या लेना था, बात है सब वोल्टेज कूदने वाला है ना। वोल्टेज का मूड होता है तो वो कूद जाता है। जैसे कि आपका जो प्रॉन्ग देखते होंगे पावर प्लग में, वो इतना दूर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ 220 वोल्ट का प्यार है उसमें। वो ज़्यादा मतलब उसमें दिल तोड़ के नहीं कूदता है। वहीं अगर आप 11 केवी यहाँ पे डालें, वो टप्पा मार जाएगा, कूद के चला जाएगा। अब वहीं आप सोच रहे हो कि हम इसे 33 केवी कर दें, ठीक है, तो इतना दूरी रखना पड़ेगा। वहीं आप सोच रहे हो कि हम एक काम करो 135 कर देते हैं। अब आपको मतलब एक मेरी लंबाई जितनी रखनी पड़ जाएगी। अब आप बोलोगे इसको 500 कर दो, और लंबा रखना पड़ जाएगा। समझ रहे हो? वो स्ट्रेन पड़ता है, हवा नहीं रोक पाता है। तो जितना वोल्टेज बढ़ाते चलेंगे, हवा भी बोलेगा भैया हम थोड़े रोक पाएंगे इसको। इसका कोई मतलब है कि तुम भाई 1200 वोल्ट 1200 केवी डाल दो, तो बहुत गैप रखना पड़ेगा। कई मीटर का आपको एक स्फीयर बनाना पड़ेगा वो कंडक्टर के अगल बगल, कि कोई चीज़ को और छू ना सके। और बाकी इंसुलेटर पे भी लोड पड़ता है। तो इंसुलेटर कहाँ आता है? इंसुलेटर आता है पर ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग की गई है, वो वाइंडिंग को आइसोलेट किया गया है। अगर आप बहुत ज़्यादा लोड डाल देते हैं, ट्रांसफार्मर ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा, स्ट्रेन नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। फिर आपका जितने भी सबस्टेशन, उसमें भी तो इक्विपमेंट है ना सर। वो इक्विपमेंट सब हवा का तो नहीं बना है ना, उसमें है करंट को छुआ जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है, इंसुलेटर सब हैं, वो सबको भी झेलना पड़ता है। तो इसीलिए जब देखो तब वोल्टेज भावनाओं में कह के नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि कहने को तो हम लोग बहुत, आई थिंक अराउंड 1980 से सबको पता है कि 1200 केवी तक जाया जा सकता है। तो वहाँ तक क्यों नहीं जा रहा? बात वही है कि टका कौन देगा? और रहा बात जितनी चीज़ उड़ने लगेंगे बार बार, उसको फिर मेंटेन करना, उसके हिसाब से सप्लाई रखना, समस्या बन जाता है। और फिर आपको चूज़ करना है कि एसी से ट्रांसफ़र करेंगे कि डीसी से करेंगे। दोनों का अपना फ़ायदा है, मतलब एसी का भी अपना फ़ायदा है। एसी सस्ता पड़ता है बेसिकली, डीसी बेटर है बट एसी सस्ता पड़ता है। तो वो आप अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको है कि भैया दूर भेजना है, जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट आसाम के साइड से समझिए आपको आगरा तक भेजना है, वो तो एसी जाएगा नहीं, एसी ज़्यादा दूर जाता ही नहीं है, आपको डीसी से भेजना पड़ेगा। इसीलिए आगरा वाला लिंक हाई वोल्टेज डीसी है, क्योंकि डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होता और कैपेसिटेंस लॉस नहीं होता। मतलब समझिए ये जितने एसी लाइन देख रहे हैं, एक तौर का कैपेसिटर जैसा बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऑन ऑफ हो रहा है 50 सेकंड्स में, मतलब 1 सेकंड में 50 बार्स। तो उसके कारण दिक्कत बना। फिर आपका बात होता है सबमरीन केबल, यानी कि अगर आप समुद्र के नीचे से ले जाना चाहते हैं, जैसे ऑफशोर विंड फार्म हो गया, यूरोपियन यूनियन में हो गया, बहुत सारे देशों को जोड़ा गया है। वहाँ पे तो एसी जाएगा ही नहीं। जहाँ आप 80 किलोमीटर से दूर गए भाई, बिजली आप गीगावाट में भेजिए, उधर पहुँचेगा ही नहीं, वो समुद्र खा जाएगा आपका। फिर हो गया अंडरग्राउंड केबल, ये भी एसी के साथ ज़्यादा नहीं किया जा सकता, थोड़ी दूरी के लिए किया जाता है, कम पावर का किया जा सकता है। लेकिन जहाँ आप चाहेंगे कि ये सबको बैरी करने लगे, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता, बस दाम इतना बढ़ जाएगा कि भैया छोड़ दो भाई। और प्लस लाइफ भी कम होता है उसका, क्योंकि समझ रहे हो, वो कैपेसिटेंस लॉस करंट, इसीलिए इसको हवा में एकदम खुला छोड़ दिया जाता है। भाई तुम सांस लो, अगर सांस लेने के लिए वहाँ मटीरियल लगा तो कैपेसिटर का प्लेट जैसा बिहेव करने लगता है, बहुत एनर्जी चूस लेता है। इसीलिए अगर आपको इस तरह से करना है कि अंडर सी डालना है, तो डीसी ही करना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। मतलब नज़दीक है, मान लिया ऑफशोर विंड फार्म से 10 किलोमीटर दूर है तो लोग करेंगे, लेकिन अगर 80 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाना है, शांति से भैया डीसी का इस्तेमाल करो, हाई वोल्टेज डीसी। तो ये सब आपको बैलेंस करना पड़ता है स्टार्ट करने से पहले। अब बात करते हैं केबल को समझने के लिए। तो केबल समझिए कि आप सोचे बड़ा बनाते हैं, क्योंकि एक बात सही है कि लिमिट है वोल्टेज में, आप कितना बढ़ा सकते हैं। तो क्यों ना केबल को भी बड़ा कर दें। केबल आप जितना बड़ा करते चले जाएंगे, उतना उसका रेजिस्टेंस कम होते जाएगा, बल्ले बल्ले। एसी में वो नहीं चलता है, एसी में आप तार मोटा इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। मतलब कर सकते हैं, बस आप वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि उसमें एक फिजिक्स का लॉ है, लॉ छिड़खानी नहीं है, सरकारी नहीं है जो आप घुस दे दो। फिजिक्स का लॉ है जिसको कहते हैं स्किन इफेक्ट, यानी कि आपका कंडक्टर जो है उसका सेंटर में बिजली जाएगा ही नहीं, और ये स्किन जो है, जो स्किन बनेगी वो बहुत पतला होगा अगर फ्रीक्वेंसी हाई है। जैसे कि एरोप्लेन सब में इस्तेमाल किया जाता है 400 हर्ट्ज से, वो 300 400 हर्ट्ज से इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर वो आप 400 600 हर्ट्ज का पावर भेजेंगे, तो पता चला ये 1-2 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं जाएगा। 60 हर्ट्ज का भेजे जो यूएस में यूज़ होता है, तो भी थोड़ा सा अंदर आ जाएगा। 50 देंगे, थोड़ा और अंदर आएगा। जब तक आप डीसी नहीं जाते तब तक ये पूरा यूज़ नहीं होगा। तो हिसाब यही जाता है कि कोर जो है, तार है, लटकाना है। तार जनरली पहले कॉपर से बनाने की कोशिश की गई, बाद में पता चला कॉपर और एल्युमिनियम में ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है, दाम में बहुत फर्क आ रहा है, परफॉर्मेंस में बहुत थोड़ा आ रहा है, तो शांति से हो गया भाई एल्युमिनियम करो। अब बात है कि एल्युमिनियम खींच जाता है, सैग कर जाता है, मतलब उसमें स्ट्रेंथ जो है, मतलब पुल स्ट्रेंथ उतनी बम नहीं है। तो हिसाब है कि भैया कोर में तो कुछ हो नहीं रहा है, तो एक काम करो स्टील डाल दो। तो जितने भी आप तार देखते हैं ऊपर में आपको एल्युमिनियम मिलेगा, जिसमें मतलब मेन करंट कैरिंग कैपेसिटी है, और अंदर जो कि कुछ जाएगा नहीं, तो वहाँ स्टील डाल दिया जाता है। और इसका ये हुआ पुराना ज़माने का। आदम ज़माने में, ये मतलब नया ज़माने में कैसे मिलेगा, एकदम स्मूथ रहेगा, अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी रहेगी, ताकि आपका स्किन इफेक्ट का पूरा अच्छा से यूज़ हो सके। और सेंटर में कार्बन फाइबर डाल देते हैं, और कार्बन फाइबर तो मतलब खींच पाता है। तो फ़ायदा कि 2 पोल के बीच का स्पैन जो है वो आप बड़ा कर सकते हैं, यानी पोल की संख्या घटा सकते हैं। मतलब 100 किलोमीटर में को कितना पोल लगेगा वो घटा सकते हैं, तो उससे मतलब बजट बचता है। और प्लस बर्फ़, इंडिया
इंडिया में उतना टेंशन नहीं है, लेकिन बाहर वाले में बहुत टेंशन होता है कि बर्फ़ गिरता रहता है, तो बर्फ़-वर्फ़ का लोड ये ज़्यादा अच्छा से बर्दाश्त कर पाता है। और प्लस मतलब बहुत सारा बेनिफिट है, तो लोग इसको प्रेफ़र करते हैं। और रहा बात कि ठीक है, मैंने बताया ये स्किन इफ़ेक्ट से नहीं हो सकता, कोर का कोई फ़ायदा नहीं, तो आप कैसे भेजेंगे? क्योंकि ये तार मोटा है, लेकिन एक मोहल्ला से ज़्यादा चला नहीं पाएगा, लेकिन आपको देश चलाना है, तो क्या करेंगे? तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे बंडल कंडक्टर्स, जो आपको इस तरह का दिखेगा। ये सबसे बड़ा मैंने देखा है, जो चाइना मतलब पूरी दुनिया में बता रहा है, ये 1200 केवीए का है। तो आप देख रहे हैं कि ये सब कंडक्टर, ये एक फ़ेज़ का है, और ये सब कंडक्टर एक बड़ा कंडक्टर जैसा बिहेव कर रहे हैं। तो इसका करने का बहुत सारा फ़ायदा होता है। आपको जानना है कि कोई जो भी आप पोल देख रहे हैं, वो पोल बम-बम है कि हल्का-फुल्का है, वो बस ऐसे देखिए। अगर उसमें आपको एक सिंगल तार ऐसे दिख रहा है, वो हल्का है। वहीं आपको ऐसे खूब सारे कंडक्टर के बंडल दिखते जाएँगे, यानी कि ज़्यादा है। यानी कि 1 दिख रहा है, 2, 3, अच्छा इंटरेस्टिंग है, 4 बढ़िया है, 6 आप सीरियस बात कर रहे हो, 8 बहुत सीरियस बात कर रहे हो भाई। तो हिसाब वही समझिए, तब एक फ़ेज़ का कितनी कैपेसिटी वो डिपेंड करता है। आप नहीं कर सकते कि मतलब इसको लिमिट है, ये एक ऑलमोस्ट समझिए फिक्स है कि ये आप जितना इसमें देख रहे हो उतना ही आपको बाकी सब में भी मिलेगा। ज़्यादा छेड़खानी नहीं होता मतलब डायमीटर में, फिक्स रहता है ऑलमोस्ट। बस आप बंडल का साइज़ बढ़ाते हो, जैसे कि 6 हो गया या 8 हो गया। बड़े-बड़े प्लांट की बात करें, छोटे में तो जनरली 1 से भी निपटाया जा सकता है, 2 जनरली आपको मिलेगा काफ़ी जगह पे। तो वो आप देख सकते हो। और रहा बात कि इसको करने से फ़ायदा बहुत होता है कि एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कि मैंने बोला स्किन इफेक्ट का साइड इफेक्ट कम हो जाता है। क्योंकि अगर इतना कंडक्टिव मटेरियल को आप जोड़ के एक बड़ा बना देते हैं, पूरा बड़ा सा कोर यूज़लेस हो जाता है। यहाँ पे कोर कम होने से लॉस मतलब सर ये तार का इफेक्टिव रेजिस्टेंस घट जाता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। दूसरा कोरोना डिस्चार्ज कम होता है। ये एसी और डीसी दोनों में लागू होता है, इसीलिए आपको डीसी का लाइन भी देखने को मिलेगा, तो भी उसमें यही बंडल कंडक्टर दिखेंगे, क्योंकि ये ऐसे बिहेव कर रहा है। इतना बड़ा सा कंडक्टर है, पोटेंशियल जो है मतलब क्योंकि आपका स्किन का सरफेस ये अनइंसुलेटेड है, तो स्किन में आप मान लीजिए 500 केवी दिए हुए हैं, तो हवा जीरो में तुरंत नहीं हो जाता कि यहाँ 500 है यहाँ जीरो है, ऐसा थोड़ी है। वो धीरे धीरे घटता है, वो जितना धीरे धीरे घटेगा कोरोना लॉस उतना कम होगा। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं थोड़ा दूर रखो, स्पेसर डाल डाल के गैप बढ़ाए जाते हैं। फिर हो गया ये कोरोना डिस्चार्ज करना। और कूलिंग, क्योंकि तार है, जब भी आप इसमें लोड ले जाओगे तो थोड़ा तो गर्म होगा, मतलब सुपर कंडक्टर नहीं है, गर्म होगा, फैलेगा। अब अगर वो एक मोटा सा तार रहता है, बहुत फैलता है और अंदर वाले एरिया में हीट ट्रैप हो जाता है, क्योंकि इसमें पूरा खुला है, आराम से ठंडा रहता है, चिल रहता है, इसीलिए तुरंत ओवरलोड भी नहीं होता, तुरंत जलता भी नहीं है। बहुत अच्छा से सरफेस एरिया है ठंडा रखने के लिए। फिर आप ये तो हो गया कि आप फिजिकल बात कर रहे हैं। अब बात होता है कि हवा आपसे प्यार करने आ गया तब, और इतने बड़े मतलब कई सारे स्पैन कई मीटर तक के होते हैं, मतलब 50 मीटर 100 मीटर, बहुत लंबा लंबा, कुछ कुछ केस में पूरा नदी टाँपा जाता है। तो वो सब केसेस में हो जाता है कि भैया हवा तो उस पर अफेक्ट करेगा, तो कैसे उसको संभालें? हवा को संभालने के लिए डैम्पर्स दिए जाते हैं। ये डैम्पर ट्यून्ड मास रहते हैं, मतलब मैथमेटिक्स इंजीनियर्स लोग लगा देंगे, और ये लगाते हैं कि ये हवा का वाइब्रेशन अपने में ले लेता है, तार को हिलने से रोक देता है। मतलब ज़ीरो नहीं कर देता, लेकिन काफ़ी हद तक एनर्जी सैप कर देता है। तो डिस्ट्रक्टिव पावर जो है विंड का, वो काफ़ी कम हो जाता है। ये हुआ सिर्फ तार का लॉजिक। अब बात करते हैं पोल का लॉजिक। तो पोल पे लॉजिक हिसाब समझिए कि पोल की ऊंचाई देख के आप समझ सकते हो उसका कितना पोटेंशियल है। यानी कि पोल छोटा है, आप देख पा रहे हो ऊपर तक 11 के आसपास है या 33 है। बड़ा दिख रहा है 135, बहुत बड़ा दिख रहा है 500, बहुत ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है 1000 तक पहुंच रहा है, 800 केवी तक पहुंच सकता है आपको। तो ये समझिए जितना ज़्यादा बड़ा आप ये मतलब वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, पोल का दाम भागते चला जाएगा, क्योंकि पोल ऊंचा होते जाना चाहिए। क्योंकि बोले ग्राउंड जो है, आप पोल के नज़र से ग्राउंड देखेंगे, वो कैपेसिटर का एक प्लेट है, उससे आपको दूर रखना है ताकि लॉस कम हो सके। और रहा बात की पोल तो आप ऊंचा कर लो, अब बात है कि 3 फेस डाल रहे हो सर, वो तीनों के बीच में भी गैप रखना पड़ता है। इसीलिए आपको हमेशा देखिए कि तीनों के बीच का गैप जो है वो हमेशा यूनिफॉर्म रहता है। वो समझिए एक हवा का पाइप बनाइए, वो पाइप का डायमीटर से आपको रखना होता है कि कभी भी वो डायमीटर एकदम मिनिमम से नीचे नहीं आना चाहिए। तो गैप बिटवीन फेज वायर्स और गैप बिटवीन ग्राउंड, ये दोनों देख के पोल बहुत बड़ा हो जाता है। और हिसाब ये समझिए कि इसे सस्ता बनाना होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा चाहिए ना, आप थोड़ी वैसा बनाने वाले हो कि एक पोल और दूसरे पोल के बीच में गैप एकदम 500 मीटर का होगा। आपको हर कुछ मीटर पे चाहिए। तो बात बन जाता है कि टका सर, टका चाहिए तो सब कुछ, टका कहाँ से आएगा? तो आपको एकदम सस्ता बनाने की कोशिश की जाती है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लैटिस टावर, जो इस तरह का आप देखते हैं, लैटिस टावर मतलब खुला रहता है। फिर दूसरा आजकल जो आपको देखने को मिलेगा मोनोपोलो टावर्स, ये इस तरह के आते हैं। ये आपको दिल्ली, मुंबई सब में देखने को मिल जाएगा। रहा बात लैटिस टावर सस्ता होता है, लेकिन मोनोपोल टावर अच्छा होता है। मतलब ये करोजन वरोजन काफ़ी अच्छा संभाल पाते हैं, क्योंकि इसमें हवा घुसने का जगह नहीं है ना। लैटिस में इतना बड़ा सरफेस एरिया होता है कि करोजन सही में ख़राब करता है इसको। और कुछ कुछ जगह पे बहुत मतलब खासतौर पे अफ्रीकन एरियाज़ में, होप कर रहा हूँ इंडिया में कम हो रहा हो, लेकिन लिटरली लोग इसको चुरा लेते हैं। मतलब चूंकि ये सब प्लैंक सब छोटा छोटा रहता है, एंगल ग्राइडर से काट दिया, लेके चले गया, पता चला कुछ दिन बाद पोल ही टूट के गिर गया। ये हो चुका है, लोग चुरा लेते हैं। इसमें चुरा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और नीचे वाला बोल्ट उल्ट लोग खोल के ले जाते हैं, उसके बोल्ट लगाए, उसके ऊपर सीमेंट डाल देते हैं, जाओ। तो मतलब ये चोरी को भी बचा लेता है। ये समस्या होनी नहीं चाहिए, बट है।
तो बहुत जगह पे अब आपको मोनोपोल टावर चाहिए और प्लस इसका प्रोफाइल जो है थोड़ा कम रहता है। और फिर ये तो हो गया मेरा मेन पोल की बात कर रहा है, फिर आपको स्पेशल पोल चाहिए। नॉर्मल पोल सबसे सस्ता रहता है जो आपको बीच में दिखेगा, लेकिन जहाँ पे भी आप टर्न मार रहे हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा इंसुलेटर्स देना पड़ता है और वो उस पर लोडिंग ज़्यादा पड़ती है। आप लैटिस टावर्स देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कॉर्नर वाला है, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा रहेगा ताकि वो लोड बर्दाश्त करे। लाइन का लोड अगर ग्रेविटी से मतलब ऐसे है, मेरा ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, हम ऐसे पकड़ के रखे हम संभाल लेंगे, लेकिन अब ऐसे करके कर रहा है तो बहुत तगड़ा होना चाहिए, बम बम होना चाहिए। तो ये आपको दिखेगा जितने भी कॉर्नर वाले होते हैं, कोशिश करेगा जितना भी इंजीनियर्स है मतलब ज़मीन ऐसा खरीद सके कि सीधा सीधा मिल जाए, लेकिन होता है मतलब कोई ज़मीन नहीं बेचना चाहता या नदी उदी आ गया या कुछ हो गया तो टेढ़ा उड़ा करना पड़ता है। तो जितने भी कॉर्नर पीसेज यानी जहाँ पे भी लाइन 90 मतलब पैरेलल होने की जगह पे बेंड हो रहा है, बैंड बच जाती है, महंगा हो जाता है। और फिर हो गया ट्रांसपोजिशन। ये ऊट पटांग जो आप देख रहे हैं ये आपको जितनी भी दूरी है, मान लीजिए ट्रांसमिशन ए से बी के बीच का दूरी है 100 किलोमीटर, तो हर 33.3 किलोमीटर पे आपको ये देखने को मिलेगा। इसका काम होता है तीनों फेज वायर को इंटरमिक्स करना, यानी कि अगर ए लेफ्ट साइड से शुरू हुआ है उसको टॉप ले जाएंगे, बी को टॉप हुआ है उसको नीचे करेंगे, ऐसे ऐसे करके तीनों को बैलेंस किया जाता है। क्योंकि बोल रहे हैं ना मतलब ग्राउंड के पास जो है दो ठो पर हमेशा ग्राउंड के पास रहेगा वो अनबैलेंस हो जाएगा अगर एक ठो हमेशा ऊपर चलता रहा, तो इसीलिए हर मतलब जितना भी डिस्टेंस है एक्स डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 फेज इस्तेमाल करते हैं, आपको घुमाते जाना होता है। तो ये ऊट पटांग चीज़ आपको देखने को मिलेगा, बहुत नहीं दिखता क्योंकि बोले एक्स डिवाइडेड बाय 3 है, तो पूरे ट्रांसमिशन लिंक में सिर्फ 3 ही बार होगा, या अगर बहुत लंबा दूरी है तो शायद 6 बार कर दें, लेकिन जनरली ये 3 ही बार रहता है। और फिर ये समझिए जितना इसके नीचे का एरिया है वो सब एरिया पे आपको बहुत ध्यान देना कि कोई भी लंबा पेड़ नहीं हो, क्योंकि लंबा पेड़ अगर इसके सीधे नीचे आने लगे वो कैपेसिटर का प्लेट जैसा बिहेव करने लगेगा तो लॉस बढ़ जाएगा। और बिजली में बारिश में पानी का थोड़ा सा भी ये बना, क्या बोलते हैं, ब्रिज बना, वो सीधे शॉट मार देगा ग्राउंड तक, तो इसीलिए उसके नीचे वाला एरिया को भी साफ रखना होता है। तो ये हुआ पोल। अब बात करते हैं थैनोस जी का। तो थैनोस में हिसाब वही समझिए, परफेक्टली बैलेंस एज ऑल थिंग शुड बी। तो साहब ये समझिए कि कोई भी मैजिकल सोल्यूशन नहीं। मैं बोलता हूँ कि जैसे मोनोपोल अच्छा है, नहीं। आप मान लीजिए आपका गवर्नमेंट बैंकरप्सी के पास है, नहीं आप मोनोपोल पे खर्च करोगे। आप भैया या तो लोग चुराएं या तो हमारा देश चुराए, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो आपको लेटस में ही जाना पड़ेगा। तो हिसाब वही समझिए, कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं है जो हर जगह लगाया जा सकता है, चाहे वो एसी हो, चाहे वो डीसी हो, चाहे वो लो वोल्टेज हो, चाहे अल्ट्रा हाई वोल्टेज हो, हर का बैलेंस करना होता है कि वो कैसे आप फिट कर रहे हैं। और हिसाब ये समझिए कि हर किसी को चाहिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बम बम, लेकिन भैया टका नहीं सर जी, टका तो नहीं देना है। जैसे एग्जांपल देते हैं, अमेरिका में हर कुछ साल में तूफान उफान आता है, पेड़ उड़ गिरते हैं और पोल तोड़ देते हैं या तूफान से ही पेड़ गिरता है, सबको अंडरग्राउंड क्यों नहीं कर देते अंडरग्राउंड। हर कंपनी बैठ के, बहुत लोग शिकायत किया तो कंपनी बैठ के हिसाब लगाती कि ठीक है इतने हमारे को लाइन है, इतने लाइन को अगर अंडरग्राउंड कर देते हैं हमारा अप टाइम अच्छा हो जाएगा। और जैसे ही उसका बताया तो हिसाब है कि आपका हर घर का बिल डबल हो जाएगा, क्योंकि हम क्यों देंगे वो पैसा, क्योंकि हमको पैसा बेयरली जितना लॉस हो रहा है वो तो हम ही उठा रहे हैं ना। आप बोल रहे हो कि एक्स्ट्रा प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट करें तो उसका आप तो दो तो कोई नहीं, कोई राजी। हिसाब वही होता है कि सबको चाहिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मैं भी चाहता हूँ कि भारत में हर जगह HVDC से बिजली जाए, बिजली का लॉस कम होगा, रिलायबिलिटी ज़्यादा रहेगी, लेकिन टका सर, टका टका वाला वही बात होता है। क्योंकि सिंपल हिसाब है, HVDC ज़्यादा बेटर होता है HVAC से, लेकिन कन्वर्टर स्टेशन की जहाँ बात आती है, क्योंकि वो समझिए आप आपको जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इंडिया वाला 800 kVA का है, तो 800 kVA बनाया ट्रांसफार्मर से जाता है, फिर जब वो 800 kVA AC रहता है तब उसे कन्वर्टर स्टेशन में जाता है और वो कन्वर्टर 800 kV पे काम करता है उसे DC बनाने का। और आप सोच सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो 800 kV पे डायरेक्ट मैनेज कर सके वो कितना महंगा होगा, बहुत महंगा होता है, बहुत 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 ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए हर जगह नहीं इस्तेमाल करते। लेकिन हाँ, जहाँ लॉन्ग डिस्टेंस है वहाँ आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि AC तो जाएगा ही नहीं, तो वहाँ पे ये किया जाता है। तो आपको बैलेंस करना है कि आपको है कि नहीं भैया दूर भेजना है, ऑप्शन नहीं है, दूर ही भेजना है, तो भैया शांति से HVDC करो। आपको बिजली एकदम एक कण कण बचाना है, भैया HVDC करो। सस्ते निपटाना है, HVAC कर दो। फिर जैसे एग्जांपल दी अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड केबल जो है, तो सब लोग उसके पीछे चल रहे हैं, अंडरग्राउंड कर दो, अंडरग्राउंड कर दो। और आप देखिए जितने भी नए बनाए जा रहे हैं कोशिश की जा रही है अंडरग्राउंड करी। तो बात यह है कि वो टॉर्नेडो, तूफान, गाड़ी भिड़ना, पेड़ गिरना, ये सबसे सेफ रहता है, बल्ले बल्ले। लेकिन फ्लड में क्या होगा सर, फ्लड में वो रिस्क बन जाता है। भले उसको वाटर प्रूफ बनाया जाता है, लेकिन होता है ना कहीं पे भी गलत जगह पे पानी आ गया, शॉट मारेगा, वो सीधे ट्रिप कर देगा। और ट्रिप करने के बाद दूसरा एक समस्या आता है कि उसका आप खोजेंगे कैसे कि कहाँ ट्रिप किया है। आपको पता चले ये लिंक है, अब ये लिंक मान लीजिए 100 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर में आप कैसे चेक करोगे सर कहाँ पे ट्रिप मारा है। पूरा 100 किलोमीटर का जितने भी केबल वॉल्ट्स होते हैं, मतलब केबल जो आता है एक स्पूल में आता है, स्पूल को खोल के लाया जाता है, और स्पूल का मान लीजिए अगर लंबाई है अराउंड कहिए 5 किलोमीटर, तो हर 5 किलोमीटर पे केबल वॉल्ट बनाया जाएगा, जो वॉल्ट में 2 यूनिट्स जोड़े जाएंगे, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर। हर केबल वॉल्ट पे जाके आपको चेक करना पड़ेगा, या हर केबल वॉल्ट पे सेंसर डालना पड़ेगा कि यहाँ वाला तक सही है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है, यहाँ से ट्रिप हुआ है।
समझ रहे हैं? इसीलिए कुछ में आपको फ़ायदा मिलेगा, कुछ में नुकसान मिलेगा। और हिसाब ये रहता है कि एक्चुअल में देश कोशिश ये करता है, जितने भी देश के बिजली विभाग है, कोशिश करते हैं कि मल्टीपल रिडंडेंट पाथ रहे। यानी कि अगर जैसे दिल्ली-विल्ली की बात करिए और दिल्ली में नहीं घुसाना चाहेंगे, 500-600 लाइन नहीं घुसाना चाहिए, तो क्या करें? जो है पहले उसको थोड़ा इम्प्रूव कर दो, उसको थोड़ा बम-बम कर दो। कुछ-कुछ नए को अंडरग्राउंड कर दो, ताकि बँटा रहे। मान लीजिए कि तूफ़ान-वूफ़ान आ रहा है, ये लोग सँभाल ले रहे हैं। बाढ़ उड़ा रहा है, ये लोग सँभाल ले रहे हैं। मतलब समझ रहे? बैलेंस बैलेंस रखा जाएगा। रिडंडेंट पाथ करके, तभी ग्रिड स्थिर रहेगा, तभी ग्रिड अप टाइम रह पाएगा। और बैलेंस घूम फिर के एंड में यही आता है। थैनोस जी की बात सुनिए, बैलेंस चाहिए। बैलेंस नहीं है, आपका बिजली का कोई मतलब। ये हो गया एचवीडीसी केबल का लिंक, और इसमें आप ये जो एरिया देख रहे हैं, ये बढ़ते चला जाएगा। आप लोग सोचेंगे 500 केवी, या जैसे इंडिया का है 800 केवी, क्यों नहीं 1200 केवी कर देते हैं? चाइना जो वर्ल्ड का टॉप लीडर बन के बैठा हुआ है। बात है, ये जो है ना आपका, ये बड़ा हो जाता है, इसीलिए वो उतना नहीं प्रेफ़र करते। ये वो समझिए, थोड़ा-सा गिव एंड टेक है कि आप वो इंसुलेटर का, क्योंकि पैसा आपको ये कॉपर दे रहा है, आप उसको अपना समझ के डाल दे रहे हो। लेकिन भैया सर, ये इंसुलेटर का भी तो पैसा आपको देना है, और ख़ास तौर पे जब आपको समुद्र के नीचे डालना है, तो इसीलिए बैलेंस करना होता है। जैसे कि यूरोप में जितने सारे लिंक हैं, बहुत सारे लिंक 500 केवीए के ही हैं, ज़्यादा वो भाग नहीं रहे। को पता है भैया, इंसुलेटर का पैसा देना है, उसको समुद्र के नीचे रखना है, कभी खराब होना, टूटना-उटना, तो तार का दाम भावनाओं में ना बह जाए, ब्रेक लगाया जा सके। और तार के केसिंग में फाइबर भी घुमाए रहते हैं, वो फाइबर सारा सेंसर के तौर पे काम करता है। तो बैलेंस घूम फिर के हिसाब वही है कि बैलेंस किया जाता है, तब जाके बिछाया जाता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।